नाजरीन आदाब, मैं प्रोफेसर कमरुद्दीन, सदर शोबा मौलजात, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिज़ॉर्डर्स हैदराबाद, आज की इस हेल्थ नॉलेज सीरीज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। ये नॉलेज सीरीज़ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिज़ॉर्डर्स हैदराबाद के इश्तराक से पेश की जा रही है। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट सोरियासिस। सोरियासिस क्या है, ये क्यों होती है, इसकी अलामात यानी साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी तशख़ीस यानी डायग्नोसिस कैसे की जाती है और इसका इलाज क्या होता है। सोरियासिस एक क्रोनिक यानी लंबे वक्त तक चलने वाली और रिकरेंट यानी बार बार होने वाली स्किन डिजीज़ है, जिसमें स्किन पर ब्राइट रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं और उन पैचेस पर सिल्वरी वाइट कलर के स्केल्स होते हैं। ये बीमारी दुनिया की तकरीबन 2% आबादी में है और ये बीमारी 25 साल की उम्र में शुरू होती है। सोरियासिस के असबाब क्या होते हैं यानी इसकी वजह क्या होती है। सोरियासिस की असल वजह अभी तक मालूम नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स बताए जाते हैं जो कि सोरियासिस का सबब बनते हैं। उसमें एक है जेनेटिक फैक्टर, जिसकी दलील ये है कि सोरियासिस के 30 से 50% मरीज़ों में सोरियासिस की फैमिली हिस्ट्री मिलती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, यानी सोरियासिस एक इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ है जिसमें इम्यूनिटी का हाइपर स्टिमुलेशन होता है, जो कि सुपर एंटीजन की वजह से होता है, यानी हमारी इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है। जिसकी दलील ये है कि जब सोरियासिस के मरीज़ों में इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स यानी ऐसी दवाएं जो इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं दी जाती हैं तो मर्ज़ में तखफीफ होती है, मरीज़ को फ़ायदा होता है। इसके अलावा सोरियासिस के बहुत से ट्रिगर फैक्टर्स भी हैं। उसमें से 3 स्पेसिफिक ट्रिगर फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है ट्रॉमा, यानी जब स्किन पर चोट लगती है, कोई इंजरी होती है, तो वहाँ पर सोरियासिस के पैचेस बन जाते हैं और ये तकरीबन 30% लोगों में होता है। दूसरा फैक्टर है इन्फेक्शन। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिनके बाद सोरियासिस शुरू होती है, स्पेशली गट्टेड सोरियासिस, जो कि आमतौर पर बच्चों में या यंग एडल्ट्स में होती है। इन्फेक्शंस में वो स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल, फंगल, तीनों तरह के हो सकते हैं। तीसरा फैक्टर है मेडिकेशंस यानी ड्रग्स। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो सोरियासिस को या तो प्रेसिपिटेट करती हैं यानी शुरू कर देती हैं, या सोरियासिस के मर्ज़ में इजाफा कर देती हैं, मर्ज़ को एग्रेवेट करती हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो सोरियासिस को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि क्लाइमेट में लो ह्यूमिडिटी अगर है तो वहाँ पर सोरियासिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हार्मोनल फैक्टर्स भी होते हैं। हार्मोनल फैक्टर्स की दलील ये है कि सोरियासिस की मरीज़ा जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके मर्ज़ में तखफीफ हो जाती है, कमी हो जाती है, और पोस्टपार्टम पीरियड में यानी डिलीवरी के बाद बढ़ जाता है मर्ज़। इसी तरह ओबेसिटी में सोरियासिस का मर्ज़ बढ़ जाता है, और अगर सोरियासिस का मरीज़ अपने वेट को कम कर लेता है, अगर वो ओबेज होता है, तो मर्ज़ में इफाक़ा होता है, फ़ायदा होता है। इसी तरह स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सभी सोरियासिस को बढ़ावा देते हैं। सोरियासिस में स्किन पर ब्राइट रेड कलर के पैचेस बनते हैं जिन पर सिल्वरी वाइट कलर के स्केल्स होते हैं, और इसमें एक खासियत ये होती है कि जब हम स्केल को रिमूव करते हैं पैच से तो वहाँ पर पिन पॉइंट ब्लीडिंग होती है, जिसको हम ऑस्पिट साइन कहते हैं। इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लीजन्स का, यानी सोरियासिस के पैचेस जो बनते हैं वो एक्सटेंसर सरफेस पर यानी कोहनियों पर, एल्बो पर बनते हैं, घुटने पर, नीज पर बनते हैं और स्काल्प पर बनते हैं। ये इसका स्पेसिफिक फीचर है। इसके अलावा सोरियासिस में स्किन लीजन्स के अलावा हमारे नेल्स में भी चेंजेस आती हैं। नेल्स में 3 तरह की चेंजेस होती हैं। एक तो नेल्स में पिटिंग हो जाती है, यानी नेल्स में छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं, जिसको पंक्टेड पिटिंग कहते हैं। दूसरा नेल्स थिकनिंग होती है, नेल्स मोटे थिक हो जाते हैं। तीसरा एक है ओनाइकोलाइसिस, यानी सेपरेशन ऑफ नेल फ्रॉम नेल बेड, नेल्स नेल बेड से सेपरेट हो जाता है, जिसको साइंटिफिक टर्म में ओनाइकोलाइसिस कहते हैं। इसके अलावा सोरियासिस के 10 से 30% मरीजों में जॉइंट पेन और जॉइंट में स्वेलिंग हो जाती है, जिसको सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं, और ये
30 से 50 साल की उम्र में शुरू होती है। अब हम अगर इसकी तशख़ीस की बात करें कि सोरियासिस की डायग्नोसिस कैसे की जाती है, तो सोरियासिस की डायग्नोसिस हम क्लिनिकली इजीली कर सकते हैं। यानी सोरियासिस डायग्नोसिस ऑफ सोरियासिस इज बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फाइंडिंग्स। इसमें 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो सोरियासिस की डायग्नोसिस को सपोर्ट करते हैं। पहला, ब्राइट रेड कलर के पैचेस होना जो कि वेल मार्जिनेटेड होते हैं, यानी उनके मार्जिन्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, शार्पली डिमार्केटेड होते हैं। दूसरा, पैचेस पर स्केल का होना, सिल्वरी व्हाइट कलर के स्केल का होना। तीसरा फीचर, ऑस्पिट साइन, यानी स्केल को जब हम रिमूव करते हैं तो पिन पॉइंट ब्लीडिंग होती है, ये तीसरा फीचर है। चौथा फीचर, एक्सटेंसर सरफेसेस पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना, इसके पैचेस का, इसके सोरियासिस के लीजन्स का। और पांचवा फीचर है सिमेट्री ऑफ लीजन्स, यानी बॉडी के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में पैचेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉडी के लेफ्ट में होंगे राइट में नहीं होंगे, या राइट में होंगे लेफ्ट, यानी सिमेट्री ऑफ लीजन्स होती है। सोरियासिस के अगर हम इलाज की बात करें तो सोरियासिस का कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट यानी इसका कोई शाफी इलाज नहीं है। जब तक मेडिसिन ली जाती है कंडीशन सप्रेस रहती है, मर्ज दबा रहता है। जैसे ही मेडिसिन डिसकंटिन्यू की जाती है मर्ज दोबारा शुरू हो जाता है। कन्वेंशनल मेडिसिन यानी एलोपैथी में 2 तरह की दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। एक तो लोकल एप्लीकेशन की दवाएं, टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिनके लंबे वक्त तक इस्तेमाल करने से उनकी इफादियत भी कम हो जाती है और उनका एडवर्स इफेक्ट भी होता है, स्किन की एट्रोफी हो जाती है। ये लोकल एप्लीकेशन की दवाएं लोकलाइज्ड सोरियासिस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यानी जब सोरियासिस में बॉडी का ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन अगर सोरियासिस पूरी बॉडी में फैली होती है, वाइड स्प्रेड सोरियासिस होती है, तो अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी दी जाती है, जो कि 2 तरह की होती है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल अल्ट्रावायलेट थेरेपी में सनलाइट में एक्सपोज करने को पेशेंट्स को कहा जाता है, और आर्टिफिशियल अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी 3 तरह की होती है, अल्ट्रावायलेट ए लाइट, नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट बी लाइट और अल्ट्रावायलेट बी लाइट। जो कि अल्ट्रावायलेट ए लाइट लोकल या सिस्टमिक सोरेलेंस के साथ दी जाती है। इसके अलावा अगर वाइड स्प्रेड सोरियासिस सीवियर है तब कन्वेंशनल मेडिसिन यानी एलोपैथी में इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएं दी जाती हैं, वो दवाएं जो इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं, लेकिन उनसे स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसके बरक्स यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी तिब्ब यूनानी में सोरियासिस के इलाज के लिए बहुत सारी सेफ और इफ़ेक्टिव दवाएं अवेलेबल हैं। हमारे नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर्स हैदराबाद में बहुत सी यूनानी दवाओं पर क्लिनिकल स्टडीज़ भी हो चुकी हैं, जिनसे उन दवाओं की सेफ्टी और एफिकेसी साबित हो चुकी है। तिब्ब यूनानी में भी 2 तरह की दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। एक तो लोकल एप्लीकेशन की दवाएं होती हैं, जिसमें मरहम गुलाबी, मरहम हिना, रोगन कमेला इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरे खाने के लिए सिस्टमिक मेडिकेशंस होती हैं, जो खाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी 2 तरह की दवाएं होती हैं। एक तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी का स्टिमुलेशन होता है, तो इम्यूनिटी को रेगुलेट करना होता है। उसके लिए हमारे तिब्ब यूनानी में इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स यूज़ की जाती हैं। उसके लिए हम खमीरा मरवरीद और खमीरा गावज़बान इस्तेमाल कराते हैं। दूसरे हम मुसफ़्फ़ी दम अदविया यानी ब्लड प्यूरीफायर्स ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, जो ब्लड को प्यूरीफाई करती हैं, जैसे कि हब्बे मुसफ़्फ़ी खून, माजून उजबा, इत्रिफल शाहतरा, शरबत उन्नाब वगैरह। इन दवाओं के इस्तेमाल से मर्ज़ में इफाक़ा होता है। इसके साथ साथ हम मरीज़ों को ग़िज़ा के बारे में भी बताते हैं कि कौन सी ग़िज़ाएँ उनको इस्तेमाल करनी हैं और कौन सी ग़िज़ाएँ उनको इस्तेमाल नहीं करनी हैं। हम ग़िज़ा के परहेज़ के तौर पर बताते हैं कि सोरियासिस के मरीज़ों को फ्राइड फूड से बचना चाहिए, उनको रेड मीट से अवॉइड कराते हैं कि रेड मीट से परहेज़ करें और फ्राइड फूड से परहेज़ करें, और जो ज़्यादा गर्म मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना खाएं। और उनको हम बताते हैं कि सर्द और तर ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, जैसे कि लौकी, कद्दू, और फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल करें, इंजीर का इस्तेमाल करें, जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम मरीज़ों को सोरियासिस के कुछ हिदायत भी देते हैं कि वो अपनी स्किन को इरिटेशन से बचाएं, स्किन को इरिटेशन, उसको इंजरी से बचाएं, स्किन को ड्राई होने से बचाएं, स्किन को मॉइस्ट रखें, उसको एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करें। इसके अलावा स्मोकिंग से बचें, अल्कोहल से बचें, स्ट्रेस से बचें और ओबेसिटी से बचें। उसके लिए हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करें। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में हम किसी और मर्ज़ पर गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया।